जी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और मैं कुंदन सर, और आज आप देख रहे हैं हमारे साथ जियाउल जी हैं, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी है। और इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद समाज में जो सिस्टम व्यवस्था जो करप्ट हो गया है, उनको बेहतर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये जन सेवा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जियाउल जी हैं, तो जियाउल जी बताएंगे आपको। तो जी जियाउल जी बताइए। बहुत बहुत पहले आपका धन्यवाद। कुंदन इंस्पायर इंडिया का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना हमारे क्षेत्र में इस तरह की जो इंस्पायर मीडिया के तहत चला रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। पहली बात, जैसे सर अभी हमें बोले कि कोजगवां पंचायत के भावी मुखिया पद प्रत्याशी 2026 के रूप में मैं कोजगवां पंचायत के जनता के लिए जन सेवा करने के लिए आ रहा हूं। जैसा कि आप जन सेवा करने आ रहे हैं, और इससे पहले भी जो पंचायत का कमान किसी और के हाथ में है, तो जब आप इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, जन सेवा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, तो औरों से हट करके आप क्या सोचे हैं? औरों से हटकर मैं ये सोचा हूं कि हमारे जो भी इससे पहले थे व्यवस्था के खिलाफ, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, कोजगवां पंचायत की व्यवस्था के खिलाफ है। मैं कोजगवां पंचायत के जितने भी मुखिया हुए हैं या जो भी कार्यकाल में रहे हैं, वो कोजगवां पंचायत के हित के लिए नहीं लड़े। पहली बात, वो अपने जो खास लोग हैं 1-2% उनके लिए काम किए हैं और अपने लिए काम किए हैं। मैं कोजगवां पंचायत के सभी मतदाताओं और सभी व्यक्तियों के काम के लिए मैं इस नियत के साथ आया हूं। अच्छा, आपसे पहले पूछना चाहेंगे, बीच में आप कहे कि इससे पहले जो भी कोजगवां पंचायत के मुखिया रहे हैं जी, वो अपने कुछ खास लोगों के लिए कार्य किए हैं, न कि पूरे पंचायत के लिए। तो ऐसा कुछ कार्य को आप गिना सकते हैं बिना व्यक्ति का नाम लिए कि क्या कार्य जो सभी को जो है उसका लाभ मिलना चाहिए, जो उनका गिना चुना लोगों को मिला है? देखिए, पंचायत के लोग जान रहे हैं और मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक समाज के लोग जानेंगे नहीं। अगर समाज के लोग पहले से इन बातों को जानते तो उन कैंडिडेट को दोबारा से जो है फिर से पंचायत में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देते। पंचायत में जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और जो थे, उनके खास लोगों को जिसका आवास था उसे भी, और जिनका आवास नहीं था उन्हें भी, और जो गरीब, उनसे भी गरीब पंचायत में है, उनका काम नहीं किया है। लेकिन अपने क्लोज आदमी का इंदिरा आवास हो या जो भी सरकारी योजना हो, उनको बढ़ चढ़ कर दिया गया। मतलब कि जिन लोगों को, जो जैसे कि एक हम इंदिरा आवास का ही बात करें, तो जो लाभुक उनके लायक थे, जिनको मिलना चाहिए था, वो उनको चीजें नहीं मिला। चीजें उनको मिला जो मुखिया के फेवर में थे, जो मुखिया के खास। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? इसके बारे में राय है कि सरकार कोई मुखिया के खास आदमी को देने के लिए नहीं बोल रहा। पंचायत में मुखिया एक प्रधान होता है, वो चुन के जब आ जाता है तो पूरा पंचायत का वो प्रधान होता है, और वो सभी पंचायत वासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है, ना कि खास आदमी के लिए। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं। पंचायत में मेरे लिए सभी बराबर हैं और सभी के साथ बिना भेदभाव का सही निर्णय और सही पंचायत में जो ये योजनाएं होगा, मैं सभी के लिए बराबर मानूंगा और सभी को देने का मेरा प्रयत्न रहेगा। जैसे कि वर्तमान में अभी जो आपके पंचायत में कुछ कार्य चल रहा है, जिसमें अनियमितता आपको वर्तमान में दिख रहा है, जिसमें अभी की चुनाव का कुछ दिन बाकी है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे अगर हो सकता है कि जो अभी आपके पंचायत के मुखिया जी हैं इस बात से अवगत नहीं होंगे, तो उनको आप अभी क्या कहना चाहेंगे, और आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि देखिए वर्तमान में जो ये चीजें चल रहा है, इसमें आपको इतना मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। जैसा कि अभी एक पूरा बिहार का बात कीजिएगा, बिहार ही नहीं पूरा देश भर में एक शिक्षक
थे और हैं भी, वो शिक्षा के क्षेत्र से निकल करके अपने पंचायत में जो व्यवस्था था बदहाली, उसको सुधारने के लिए उनका नाम लेना चाहेंगे, वो है विपिन सर मुखिया। हाँ। तो जब विपिन सर मुखिया इस क्षेत्र में आए और कार्य करना शुरू किए तो बहुत सारे चीजों का उसको सामना करना पड़ा। जैसे कि एक हम छोटा सा बात लेंगे, एक राशन डीलर। तो जो राशन डीलर है, जो कि अभी प्रधानमंत्री जी की ओर से जो चीजें दिया जा रहा है कि एक लोगों पे उनको 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, लेकिन 5 किलो अनाज के जगह किसी भी लाभुक को 5 किलो अनाज नहीं दिया जाता है। आप पूरा जान रहे हैं, या तो 4 किलो दिया जाता है या 4.5 किलो दिया जाता है, लेकिन 5 किलो नहीं दिया जाता है। जब इस बात से कुछ लोग पूछते हैं तो पूछने के बाद कहा जाता है कि नहीं, हम लोग को आगे से कम आता है। तो भाई आगे से कम आता है तो क्यों आता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सवाल आपका इसी बात में 2-3 सवाल है। सबसे पहले आपने ये कहा कि जो पंचायत में वर्तमान में काम हो रहा है और जो काम हो चुका है उसमें जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, उनके बारे में आपका कहना क्या है? मुखिया को और पंचायत के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहली बात, जो विगत 5 साल से या 4 साल से जो काम हो रहा है, उन कामों में भ्रष्टाचार किया गया, जिनका विरोध मैं आज नहीं, लगातार कई वर्षों से किया। निजाम चौक में जो नाला का निर्माण हुआ, उनके लिए भी मैं आवाज उठाया कि हमारे क्षेत्र में नाला बन रहा, पहली मर्तबा इसको सही से बनाया जाए। ये एक मार्केट है, लेकिन उसमें भी अनियमितता बढ़ती गई। और उसके बाद जो और बना साइड में, उसमें तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अनियमितता बढ़ती गई। इनके खिलाफ मैं लड़ा, समाज के लोग भी मेरे साथ दिए, लेकिन समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो जिसे जागरूक नहीं कहा जा सकता है, वो मुखिया का साथ देकर जबरदस्ती मुखिया काम वहां करवाया। देखिए, जैसा कि अगर आप नाला का बात किए और सड़क का बात किए, तो अभी पूरा बिहार का हम बात करते हैं। थोड़ा सा चीजें को हम भी अगर बाहर घूमते हैं, देखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। तो अभी जब कोई गाड़ी पे, अपने समाज में ज्यादा ट्रैक्टर है और गिना चुना ट्रक है, अगर उजला बालू को आप देखिएगा, अगर कोई पुलिस पकड़ लेता है कि इस गाड़ी पे उजला बालू लोड है, तो प्रशासन उसको लेके चले जाता है और ले जाने के बाद 30 से 50 हजार तक का फाइन हो जाता है। लेकिन वही बालू पंचायत के कार्य में लगता है, चाहे वो पंचायत भवन का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो या कोई नाला का निर्माण हो, वो बालू अगर वो पंचायत के कार्य में लगता है तो उस समय ना तो प्रशासन कुछ बोलते हैं, ना ब्लॉक से कोई लोग उंगली उठाते हैं और ना ही अनुमंडल कार्यालय से कोई उंगली उठाते हैं। लेकिन वही अगर आम जन अगर उस बालू को ले जाते हैं अपने यहाँ, तो उन पे कार्रवाई हो जाती है। तो इनके बारे में मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात, जो पंचायत के काम में सफेद बालू का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि निजी चीज के लिए जब लाया जाता है तो उसे सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। और वही काम पंचायत के जो सड़क हो, नाली हो या पंचायत भवन हो, उसे यूज किया जाता है। और समाज के लोग, जो समाज में जागरूक समाज है, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, और जो अधिकारी भी होते हैं वो भी जानते हैं कि इसे होने दे तो हमें 2 टका मिले। तो देखिए, होता क्या है कि अगर कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो आवाज उठाते हैं, और आवाज उठाने के बाद उसको जो है, अभी आमतौर पे जिसको हम लोग कहते हैं गांधी जी, गांधी जी अगर कहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कुछ गांधी जी दे करके उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। क्या आपके पंचायत में भी ऐसा होता है? कुछ परसेंट है जो कि काफी चर्चा में, और इन्हीं चीजों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। हाँ, कि पंचायत हम लोगों का है, पंचायत में जो भी काम हो बिल्कुल सुदृढ़ीकरण हो, मजबूत हो। लेकिन पंचायत में 2-3% ऐसे लोग हैं कि गांधी जी में वो मुंह बंद कर लेते हैं, और समाज में जो जागरूक समाज आवाज उठाने का कोशिश करता है उसको दबा दिया जाता है, या मारने का धमकी या कुछ धमकी वो गांधी जी के बल पे होता है। और इसी चीज के खिलाफ मैं खिलाफ में लड़ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं मुखिया बनूंगा इस पंचायत में, हमारे पंचायत के मतदाताओं को विश्वास करना होगा। आखिर ये सवाल आता है कि तुम भी जीतने के बाद ऐसे ही करोगी। भाई, बात आपकी सही है, लेकिन आखिर किसी पे तो विश्वास आपको करना होगा। आप मुझे एक बार विश्वास कीजिए, पंचायत में पूरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ काम करूंगा, और
पंचायत को मैं आदर्श पंचायत घोषित करूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। जी, तो सबसे पहले थोड़ा सा अब हम आपको चीजें को लेके चलेंगे चुनाव की ओर। बिल्कुल। अभी से जब से लगभग हम 3 बार का चुनाव में हम लगभग क्षेत्र में विजिट किए हैं और कुछ मुखिया जी के साथ भी गए हैं, आए हैं, या एज एक जनता के हैसियत से भी जो जान रहे हैं कि अभी जो वर्तमान का चुनाव का दौर चलता है तो पैसे का दौर चलता है। जी। तो इस बीच में देखिए कुछ फासला है। अगर आप आए हैं जनता का सेवा को लेकर के, बिल्कुल। तो इसके लिए अगर आप अगला को क्या वोट के लिए कुछ फंडिंग करेंगे, जैसे कि और भी प्रतिनिधि का जैसे बात करते हैं, बहुत सारे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो चुनाव जीतने के लिए अच्छा खासा रकम को इन्वेस्ट करते हैं और उसी का ब्याज के तौर पे बाद में जो है वो वसूली करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि देखिए, जो भी प्रतिनिधि या जो मुखिया पैसा देकर आपको खरीदता है, सबसे पहली बात, ये चुनाव में पैसा यूज करने के लिए चुनाव आयोग कहता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को खरीदने का कोशिश करता है। और पंचायत में ऐसे ऐसे आदमी है कि उसे कितना पैसा दे दीजिएगा वो बिकेगा नहीं। कुछ ही % है कि वो पैसा ले लेते हैं। और मैं उन सभी भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, विनम्र अपील करना चाहूंगा कि आप सबसे पहली बात, पैसा लेना नहीं चाहिए, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई प्रतिनिधि इस नियत से आ रहा है कि मैं इससे पैसा देके खरीद लूंगा और जीत जाऊंगा, तो अगर दे रहा है, जो भी दे रहा है, उनसे पैसा ले लीजिए। और काम करने वाला आदमी, जैसे कि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दूसरा पैसा दे रहा है, वो पैसा आपको किसी ना किसी मामले में फंसा कर, वो अगर पूंजी लगा रहा है तो उसको वसूलेगा, उसका 2 गुना 3 गुना वसूलेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर जो भी पैसा दे रहा है इस नियत से, वो कैंडिडेट उसके पास जो भी दे रहा ले लीजिए, और काम करने के लिए जियाउल हक है, ये आपका काम करेगा। अगर वो पैसा लगा रहा है तो आपसे वसूलेगा, थाना का चक्कर लगाएगा, ब्लॉक का चक्कर लगाएगा, जमीनी मामला में डालेगा। अगर आप 1000 लेते हैं, कल आपसे 1 लाख तक का भी ये ले सकता है। इसलिए आप पैसा नहीं ले। और जो कैंडिडेट दे रहा है, सबसे पहली बात, आप पंचायत में कुर्सी के लिए अगर आप आ रहे हैं और ये सोच रहे कि हम खरीद के करेंगे, तो ये चीज होना नहीं चाहिए। लेकिन जनता सभी पैसा नहीं लेता है, 2-4% या जो % भी लेता हो, वो उसे मैं ये कहूंगा कि आप पैसा नहीं लीजिए। लेकिन अगर जबरदस्ती दे रहा तो आप ले लीजिए और काम करने वाले को वोट दीजिए, पछताइए नहीं तो पंचायत का जो दुर्दशा है, आने वाले जनरेशन इसी बेबसी में रह जाएगा। जी, जैसा कि अभी चुनाव का बात किए पैसा लगाने का, तो देखिए हर लोग जो पैसा है, गांधी जी जिसको कहते हैं, हर लोग इनको वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको मुनाफा हो। क्या जान रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल। तो कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं और वो पंचायत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं कि अभी जो हम चुनाव के दौर में 1 महीना हो या 2 महीना हो या 3 महीना हो, अभी जितना रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे उसको 5 साल में वसूल लेंगे, ब्याज सहित ब्याज का ब्याज वसूल लेंगे। क्या आप भी इस मकसद को मन में सोचे हुए हैं क्या? इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि अगर मेरा यही मकसद होता तो मैं इस क्षेत्र में आता नहीं। मेरा मकसद है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना, और मैं इस चीज का खिलाफ हूं। मैं ऐसी चीजों को ना समर्थन करता हूं ना करूंगा। जैसा कि अभी आप आज से 15 साल पहले का बात कीजिएगा, एक थोड़ा सा चीजें बाहर से हम आपको अवगत कराते हैं और दर्शक भी जानेंगे कि एक लीडर थे अन्ना हजारे, और अन्ना हजारे हमेशा से वो महात्मा गांधी के पथ पे चलने वाले व्यक्ति थे, और वो हमेशा से करप्शन का खिलाफ करते थे, और जहां जहां होता था वो अपना भूख हड़ताल पे बैठ करके चीजें को, व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए थे। लेकिन उन्हीं के साथ आए अरविंद केजरीवाल जी, और वो उस समय में एक अपना गाड़ी दिखाए थे, कहते थे कि अभी जो आप हमको देख रहे हैं, ये बेटा आपका जब तक मुख्यमंत्री रहेगा तब तक इसी गाड़ी में रहेगा, लेकिन पूरा देश का जनता
इस चीज को देखा कि जैसे ही जीता, जैसे ही उसको कुर्सी मिला, कुर्सी मिलने के बाद वो गाड़ी तो क्या बात कीजिएगा, जो सरकारी मकान अलॉट रहता है मुख्यमंत्री का वो बहुत बेहतर होता है, लेकिन वो भी उसको कम लगने लगा। बाद में जो है वो अपने लिए एक बेहतर शीश महल का निर्माण करवा लिया। तो क्या पंचायत में आप भी ऐसा वादा तो नहीं कर रहे हैं कि अभी आप बोल कुछ और रहे हैं और बाद में करेंगे कुछ और? आपका बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल है, उचित है। इस सवाल का जवाब हम ये दे सकते हैं कि पंचायत में आज जो मैं कह रहा हूं कि जनता के लिए काम करूंगा, वो चीज बिल्कुल कायम रहेगी। हाँ, समय के साथ थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं जो पहले से हो रहा हमारे पंचायत में। पंचायत के लोग को ये विश्वास करना होगा, मैं आज अगर एक मोटरसाइकिल से घूम रहा हूं तो ये अल्लाह ताला का कृपा है, भगवान का देन है, लेकिन जनता का पैसा लूट के नहीं। मैं अपना व्यवस्था है, पंचायत में काम है, लेकिन ये बिल्कुल मैं आपके रिकॉर्ड में नहीं कर सकता हूं कि 1 रुपया नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा उतना ही जितना में चल जाए। चलिए, तो ये आपका कहना हुआ कि आप व्यवस्था को कायम रखेंगे। सबसे पहला स्टेप है, देखिए कि जब हम लोग किसी भी पंचायत में, चाहे देखिए एक वार्ड मेंबर का बात करते हैं या मुखिया का बात करते हैं या विधायक का बात करें या सांसद का बात करें, तो एक पंचायत में एक मुखिया को हम लोग चुनते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, और वो पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के का जिम्मेवारी हम सभी पंचायत वासी उनको देते हैं, मतदान देते हैं, यानी उनको हम अपना सपोर्ट देते हैं ताकि वो हमारे लिए आवाज बन करके आए। लेकिन वो आवाज बनने के वजह, वो जनता का आवाज बनने के वजह वो अपने परिवार का आवाज बन जाता है, अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जनता के बारे में सोचना छोड़ देता है। जबकि वो चुनाव जब तक नहीं जीतता है, तो अभी जैसे कि कहा जाता है चुनाव 2 चरण में होता है। जो पहला चरण होता है तो उसमें प्रतिनिधि जो है जनता के पैर में होता है, ठीक है, जनता का पैर पकड़ता है प्रतिनिधि। और जब दूसरी चरण का बात करें, जो चुनाव जीतने की बाद का, तो उस समय में जनता जाकर के प्रतिनिधि का पैर पकड़ता है। क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं जहां तक आप लोगों, हमारे पंचायत वासियों का आश्वासन देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा 24 आवर पंचायत की सेवा के लिए हूं, पंचायत के सेवा में रहूंगा। चुनाव के बाद भी मैं पूरा कोशिश रहे, चुनाव के बाद भी आप लोगों के बीच में रहने। मैं पंचायत का ही बेटा हूं, इसी कोजगंवा पंचायत का ही हूं, और मैं जब तक रहूंगा हमारे पंचायत के लोगों को मिलजुल कर एक साथ लेकर, सभी को एक साथ विकास में हो, शिक्षा में हो, इसमें लेके रहूंगा। जैसा कि अभी हमें सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग आपको के पंचायत के बताए कि हम लोग कर क्या सकते हैं, अभी हम लोगों के पास कोई नया चेहरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है मुखिया प्रत्याशी, तो क्या आप विकल्प बन करके आए हैं? बिल्कुल, पंचायत का ये कहना था कि विकल्प नहीं है, जिस वजह से हम लोग वोट कर देते थे। मैं एक विकल्प के तौर पर, मैं शिक्षित हूं, पंचायत में बेबाक तरीके से आपके हक के लिए लड़ सकता हूं। हमारे पंचायत वासियों, जो आप जो मजबूरी सुनाते थे कि विकल्प नहीं है, इस वजह से हम लोग किसी को कर देते थे, उधर करते थे, उधर करते थे, अब आपको उस चीज को जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने विकल्प बनकर आया हूं, उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपके हर काम में मैं खरा उतरूंगा। चलिए, आप एक शिक्षित कैंडिडेट हैं, और जब देखते हैं कि बहुत सारे पंचायत में जो मुखिया प्रत्याशी होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं, तो अगर आप शिक्षित प्रत्याशी हैं तो आप अपने पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या सब सुधार करेंगे? सबसे पहले शिक्षा ही वो चीज है जो समाज का विकास हो, रीढ़ की हड्डी हो, ये कहा जा सकता है। पंचायत में जो सरकारी स्कूल, हमारे बिहार सरकार जो सरकारी स्कूल बनाकर रखा है, उन स्कूलों में पढ़ाई हो रही कि नहीं, और शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं,
बच्चे का उपस्थिति दर मौजूदा है कि नहीं, बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, और पढ़ाई सही से हो रहा है कि नहीं, इन चीजों का जायजा लेंगे। और जो हमारे पंचायत के गरीब विद्यार्थी हैं जो प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते हैं, वो सरकारी स्कूल में प्राइवेट से अच्छा पढ़ाने का व्यवस्था मैं करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, शिक्षा। मैं शिक्षित हूं इसलिए शिक्षा की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पंचायत के बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जो पूर्व मुखिया हैं, जो भी पंचायत में मुखिया बने हैं थे, वो नहीं चाहते आपके पंचायत में शिक्षा मजबूती हो, आपके बच्चा पढ़ ले। अगर आपका बच्चा पढ़ लेगा तो मुखिया जी से सवाल करेगा। वो लोग चाहता है कि अनपढ़ बन के रहे। ये हमारे जो शिक्षित समाज है, जो हमारे पंचायत के पढ़े लिखे टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, सरकारी टीचर हो, या जिस फील्ड में हो, विदेश में हो, जयपुर में हो, कश्मीर में हो, सऊदी में हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जागुल है कि आपके भविष्य के बारे में, आपके भाई, आपके बच्चे के बारे में सोच रहा है। शिक्षा अगर मैं देने का कोशिश करूंगा सरकारी टीचर के द्वारा, सरकारी स्कूल के द्वारा, तो पंचायत में एक विकास और आदर्श पंचायत मॉडल बनेगा, और नाम होगा, पंचायत का नाम होगा, उसके साथ साथ मेरा नाम होगा। यही मेरी मकसद है असल में। जी, जैसा कि आप अभी बोले स्कूल के बारे में, जी जी, तो कुछ दिन पहले, लगभग आज से 15 साल पहले, बिहार सरकार के द्वारा एक नियम लागू किया गया। पहले हर स्कूल का, किसी भी संस्था का जो अध्यक्ष होता है वो संस्था का सर्वोपरि होता है। तो हर गवर्नमेंट स्कूल का जो मिडिल स्कूल होता है या मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल, दोनों स्कूल का पहले अध्यक्ष का चुनाव होता था, सचिव का चुनाव होता था। लेकिन अब जो है अध्यक्ष और सचिव का चुनाव होता है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। जिस वार्ड में स्कूल होता है और उसी वार्ड में जो वहां के वार्ड मेंबर होते हैं वो उसका अध्यक्ष होते हैं। लेकिन हम दर्जनों स्कूल देखे हैं जहां पर कि वार्ड सदस्य कभी वार्ड सदस्य उसको नहीं कहा जाए, उस स्कूल का अध्यक्ष कहा जाए। वो अध्यक्ष महोदय कभी स्कूल में इस बात के लिए नहीं जाते हैं कि उस स्कूल के टीचर कै बजे आते हैं। वो उस स्कूल में इसलिए जाते हैं कभी कभी कि उसमें कितना चावल बचा हुआ है और कितना दाल बचा हुआ और इसमें मेरा हिस्सा कितना लग जाएगा। और उस दिन जाते हैं जब बर्तन खरीदना हो तो मार्केट पहुंचते हैं और वहीं पे अपना एक सेटिंग व्यवस्था बना देते हैं। 5 बर्तन अगर स्कूल के लिए खरीद होता है तो उसमें 1-2 बर्तन अपने घर के लिए भी खरीद हो जाता है। क्या अगर आपका भी समय में, आपके रीजन में, अगर आपके वार्ड मेंबर ऐसा करेंगे तो क्या आपका कहना रहेगा? पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। जो भी व्यवस्था हो उनकी जिम्मेदार व्यक्ति मुखिया होता है। मुखिया का काम इन सभी चीजों पर देख रेख, उनकी भलाई को देख रेख करना कि कहां पर क्या कमी है। जो भी आप जैसे बताए कि वार्ड मेंबर होता है, अध्यक्ष होता है, वो जब चावल बचता है उस चीज को देखने जाता है या कुछ खरीदने के लिए सरकारी पैसा खा लेता है। ये सब चीज मुखिया के कंट्रोल में। अगर मुखिया चाह ले तो नहीं होगा ना। लेकिन अभी होता है, इसके बारे में तो लगभग आपको जानकारी होता है। और वो चीज मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपका नहीं होगा। मैं काम करूंगा और इस चीज के खिलाफ मेरी लड़ाई है। यही सब चीज की लड़ाई है, मुझे आने की जरूरत नहीं थी। यही सब बुराई, यही सब खराबी, यही सब कुव्यवस्था के कारण मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता हूं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। कोजगांव पंचायत की जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था, उसे सुव्यवस्था में बदलने का मेरा कोशिश रहेगा। चलिए, और आगे अभी जो वर्तमान में देखिए, जब कहा जाता है कि कोई भी क्षेत्र का विकास या राज्य का विकास या देश का विकास तब होता है वहां पे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होती है और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर रोजगार। तो रोजगार तो पंचायत से बाहर की बात है, लेकिन एक शिक्षा बेहतर हो सकता है और दूसरा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो आप जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को जो पंचायत स्तर पे लोगों को मिलना चाहिए, तो क्या है जो नहीं मिल पा रहा है? ये शिक्षा के बाद बहुत अहम मुद्दा एक स्वास्थ्य है, जो कि हर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जो कि हमारे पंचायत में है नहीं। अगर किसी को अचानक 12 बजे रात में, 2 बजे रात में किसी तरह की कोई बीमारी हो गया या कुछ हो गया, अगल बगल में कहीं हॉस्पिटल नहीं है, उन्हें या तो अनुमंडल अस्पताल जाना पड़ता है या सदर। मेरा कोशिश और मेरा
ये एजेंडा में से एक ये एजेंडा भी है कि हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिसमें छोटी मोटी इलाज हो जाए, बाहर जाना नहीं पड़े, इस व्यवस्था को भी मैं कोशिश करूंगा और हमारे पंचायत वासियों को दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में आप, अंतिम में आप अपने पंचायत वासी को, साथ साथ पूरे बिहार वासी को, आप नए प्रत्याशी बन के आएंगे, किसी का उम्मीद बन के आएंगे, एक गरीब का आंख का तारा बन के आएंगे, तो आखिरी में आप क्या सब कहना चाहते हैं? आखिर में मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बात हमारे सबसे पहले कोजगमा पंचायत के सभी युवा, शिक्षित, बुजुर्ग और महिलाओं को ये कहना चाहता हूं कि आप जो जिस कुव्यवस्था में पीड़ित थे, उसमें फंसे हुए थे, उन चीजों को छोड़कर जो आपका शिक्षित समाज बनाने का बात करे, जो आपके मुद्दा के लिए लड़ना चाहे, जो आपके हक हकूक के लिए लड़ना चाहे, जब आपके साथ गलत हो उसके लिए खड़ा होना चाहिए और आपकी बात बेबाक तरीके से जो रख पाए उनको चुनिए। उनके लिए मैं एक विकल्प हूं। और जो हमारे इस बिहार के जो भी बिहार वासियों हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस बिहार को तभी एक विकसित बिहार बनाया जा सकता है जब आप पंचायत स्तर पर काम करेंगे, क्योंकि हमारा भारत एक गांव का देश है और गांव का डेवलप होगा तो शहर का ऑटोमेटिक होगा, इसी तरह विकास होगा। तो हमारे बिहार वासियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पंचायत स्तर पर काम करें और बिहार को बदलने का कोशिश करें। धरातल पर काम होगा तब जाके आगे काम हो सकता है। चलिए, अब आपका आखिरी एक सवाल है कि आपके हिसाब से जो पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया कह लीजिए, जी, तो क्या मुखिया शिक्षित होना जरूरी है या जरूरी नहीं है? आप कैसी बात कर दी? एक इतना बड़ा पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर अशिक्षित हो तो समाज को पंचायत किस दिशा में ले जाएगा, भली बात जानते हैं। बहुत जरूरी है शिक्षित होना। और जो शिक्षित है अगर उसके द्वारा कभी पंचायत में कुछ गलत फैसला हो जाए या किसी के साथ अन्याय कर दे, तो जब रात में सोएगा 12-2 बजे रात में, तो शिक्षित समाज का ये चीज आप समझ लीजिए, उसको सोच और फिक्र होगा कि मैंने उनके साथ गलत किया। लेकिन इसी का विपरीत जो अशिक्षित होगा वो किसी के साथ दबंगाई कर लेगा, किसी का हक हकूक छीन लेगा, तो रात में ये सोच उसके अंदर आएगा ही नहीं कि मैं गलत करके आया हूं। लेकिन ये जो शिक्षित है उसके अंदर में आएगा और उसे पछतावा होगा, उसे रिग्रेट होगा और आइंदा वो किसी के साथ नहीं करेगा। अंतर यही है, शिक्षित जो अगर गलत भी अगर कर दे तो उसे पछतावा होगा, लेकिन जो अशिक्षित है उसे होगा नहीं। वो अपने में बोलेगा अरे हम उनको ये कर दिए वो कर दिए, घमंड में रहेगा। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित के साथ साथ बेबाक होना भी जरूरी है। चलिए, तो लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सिर्फ शिक्षित होने से भी नहीं हो जाएगा। अगर आपके अंदर बोल नहीं है, आप डिग्रीधारी हैं, कुछ हैं, पंचायत का इतना बड़ा पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे, कभी थाना हो, ब्लॉक हो, वहां आपके पंचायत के लिए लड़ना पड़ेगा, हक हकूक के लिए खड़ा रहना पड़ेगा और प्रशासन से उचित कार्रवाई करवाना पड़ेगा। इसलिए निडर होना चाहिए, बेबाक होना चाहिए। ये मैं हमारे समाजवासियों को कहेंगे कि शिक्षित में भी जो आपका हक हकूक के लिए आपके लिए बेबाक तरीके से बोल पाए, लड़ पाए, उन्हीं को आप चुनिए। तो आखिर में कहना आप चाहे, आपका जो रिजल्ट मिला कि एक जो पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला हो वो शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे वो शिक्षित होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से कुर्सी को थामे हैं और कहते हैं हम अशिक्षित होते हुए भी शिक्षित से बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कभी नहीं हो सकता है। शिक्षित को पता है, हाँ, बहुत कुछ पता है। चलिए, तो इस बात से सभी दर्शक बंधु को एक ये भी सूचना देना चाहते हैं कि अभी आगे में विधानसभा का चुनाव भी है, तो ऐसे कैंडिडेट को चुने, चाहे वो आपका विधायक हो, सांसद हो या जो भी प्रतिनिधि हो। विधानसभा का चुनाव है तो स्वतः सी बात है कि आप अपने विधायक और आपके होने वाले भावी जो मुख्यमंत्री होंगे वो भी शिक्षित होना चाहिए, अशिक्षित नहीं। धन्यवाद।